क्या लगता है तो इंडिया जाएगा, इंडिया में क्रांति आएगी, आ गई क्रांति। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। वो लम्हा क्या दिमाग में चला था, तो दिमाग में आपके क्या घूम रहा था? इनकलाब जिंदाबाद जय हिंद के नारे आपको बैंक के अंदर से आ रहे हैं तो मेरा मन बिल्कुल विचलित हो गया था। वहां से भी तब तक नहीं हिली जब तक उन्हें निकाला नहीं गया, और फिर जैसे उन्हें निकाला गया हमने ऐसे सेलिब्रेट किया। दो डर थे मेरे, एक तो या तो ये मुझे पकड़ के अंदर कर लेंगे, तो आप तो खुद डर को था, भी बलिदान करने के लिए तैयार थे? और अगर मैं उस वक्त मुझे कुछ भी हो जाता तो वो मेरा पर्पस वहां कंप्लीट हो जाता सर। अच्छा, वो जब आपको थोड़ा सा भी एहसास था कि ये जो आप कर रही हैं ये वायरल हो जाएगा? बन चुकी हूँ मैं, देश की बेटी, देश की बहन सर। अच्छा, फोटो किसने खींची थी वो? नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का इस विशेष प्रसारण ने। बहन भाइयों, कांकरोच जनता पार्टी के आंदोलन ने इस देश में बहुत चीज़ों में बदलाव किया है। ये बदलाव सिर्फ युवाओं में नहीं, छात्र और छात्राओं में नहीं, बल्कि सोच में परिवर्तन आया है। नई जो पीढ़ी है जिसे हम जेनजी कहते हैं, उसके व्यवहार में जबरदस्त परिवर्तन था। और इस पूरे आंदोलन में कुछ प्रमुख चेहरे भी उभरे जो सामान्य घर परिवारों के थे, जिनके पास कभी इतना नाम और यश नहीं था, लेकिन अपने हक और हुकूक के लिए वो इस कदर लड़े कि आज सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भर में उनकी तस्वीरें विख्यात हैं। उनमें से एक हैं रिया अहीर, मुंबई की रहने वाली। इस स्टूडेंट ने, इस मॉडल ने देश में ऐसी क्रांति मचाई है, ऐसा इतिहास रचा है कि आज हर कोई रिया के उस साहस को सलाम करता है। और ये उनका जो संघर्ष था, उस संघर्ष को लेकर लोगों में बहुत बातें हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबके लिए रिया को बुलाया जाए, उनको रिक्वेस्ट किया जाए और उनके साथ चर्चा की जाए कि आखिर वो कौन सा लम्हा था जब उनके अंदर इतना साहस आया, वो ऐसा कर पाई और छात्रों के हक के लिए लड़ी। आज वो ऑनलाइन बहुत अब्यूज़ और ट्रोल भी हो रही हैं, लेकिन रिया बहुत बहादुर बेटी है और उसने सिर्फ अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि पूरी पीढ़ी की लड़ाई लड़ी। तो मैंने आज खास तौर पर रिया को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। वो मुंबई से हमारे साथ इस वक्त कनेक्ट हैं। रिया जी, आपका बहुत स्वागत, और मैं भारत समाचार के दर्शकों की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ कनेक्ट हुई। तो मैं इतने आपने जो शब्द यूज किया, मुझे कभी जिंदगी में ऐसा नहीं लगा था कि ये सारे शब्द मेरे नाम के साथ एक ही वाक्य में जुड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और उत्तर प्रदेश के लोगों के बीच तो आप इस वक्त सुपरस्टार हैं और बहुत ही पॉपुलर हैं। सर ये तो बस प्यार है, प्यार है। ओके, तो हम लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं। और मैं पहला जो सवाल बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि आपसे पूछूं, वो प्रश्न ये है कि वो कौन सा लम्हा था जब आपके अंदर इतना साहस आ गया कि आप मुंबई की बेहद ताकतवर पुलिस की वैन को रोक ली। आपको ये उम्मीद थी कि अगर वो ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ा देता तो आपका क्या होता? वो तो भगवान जाने। मेरा काम था वहाँ खड़े रहकर अन्याय जो हो रहा है उसे रोकना सर। मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे ही बड़ा किया है कि अगर आपके सामने कुछ गलत होता देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही के साथ हो रहा हो, कि अगर आपके सामने भी हो रहा है तो जो खड़े रहकर देखते हैं वो गुनहगार से कम नहीं होते। तो इसलिए मैंने जो किया वो किया, और बेसिकली पापा जी का सपोर्ट, मम्मी जी का आशीर्वाद और अपनी खुद की साहस और भगवान का जो ये पूरा प्लान है जो मैंने बनाया है, इस सब ने इस चीज़ को सफल करने में हमारी मदद की है। वो लम्हा क्या दिमाग में चला था? तो दिमाग में आपके क्या गूंज रहा था जब ऐसे ये वाला जो शॉट था आपका, जिसमें आप बस को रोकी हुई हैं, वो लम्हा दिमाग शून्य था, सोच समझ नहीं पा रही थी, या कुछ चल रहा था? जो मेरे सामने हो रहा था वो हम सबको पता है, पुलिस ने काफ़ी बर्बरता से दिल्ली में लोगों के साथ किया था। तो वैसे ही स्टूडेंट्स जब यहाँ से जा रहे थे तो वो इंकलाब जिंदाबाद और जय हिंद के नारे लगा रहे थे सर। अगर वो आपको देखकर, और वो बच्चे जो है पुलिस वैन में बंद है, इंकलाब जिंदाबाद और जय हिंद के नारे आपको वैन के अंदर से आ रहे हैं, तो मेरा मन
बिल्कुल विचलित हो गया था। और अगर मैं आंदोलन के लिए जा ही रही थी, तो मेरा आंदोलन यहीं से शुरू होता है। मेरी हकों की लड़ाई, एक दूसरे की हकों की लड़ाई यहीं से शुरू होती है। तो मैंने बस पुलिस जी, सबसे पहले पुलिसकर्मी से बात की थी कि सर आपके पास कुछ है लिखा हुआ कि आप इनको लेकर जा रहे हैं? अच्छे से हमने सुलझे हुए इंसानों की तरह बात की है सर, बिल्कुल किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये कहाँ पे, तो दादर में हुआ था ये? क्या ये जी, घटना कहाँ पे शिवाजी हुई है? पार्क। शिवाजी शिवाजी। पार्क के पास एक कोहिनूर बिल्डिंग है। सो ओके। कोहिनूर बिल्डिंग में मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रही थी और वो लेट हो रहे थे सर। तो मैं थोड़ा ही टाइम बचा था, मैंने बोला मैं इंतज़ार नहीं कर पा रही हूँ, मुझे जाना है और आके मुझे ढूँढ लेना। मैंने अपने दोस्तों को ऐसे बोल दिया था। दोस्त भी वो थे जो सुबह-सुबह मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि तुम जा रही हो? ठीक है, हम भी जा रहे हैं, चलो साथ में चलते हैं। ये मेरे दोस्त हैं। तो वो तो लेट हो गए थे, तो मैंने बोला मैं जा रही हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो मैं जाने लगी और मतलब वो एट एनी कास्ट इस प्रोटेस्ट में जाना है? जी, जी, जी। जाना फोमो है हो रहा था मतलब क्या? जी, बिल्कुल डेफ़िनेटली फोमो हो रहा था। मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी कि मुझे आवाज़ आ रही है और मतलब अगर आप रहते ना सर वहाँ, हर इंसान के चेहरे पर इतनी खुशी अपने हकों की लड़ाई के लिए भी हम ऐसे नहीं है कि हाँ, हम बदतमीज़ी करेंगे। जय हिंद, इन्कलाब ज़िंदाबाद, एक स्माइल है सबके चेहरे पर और इतने ज़ोर से करीब 2000 या कुछ उससे भी ज़्यादा होंगे सर बच्चे। तो बस वही जा रहे थे और मैंने देखा कि मेरे सामने ये हो रहा है। तो 21 तारीख को भी ये हुआ था, 21 तारीख को भी मैं शिवाजी पार्क में थी और वहाँ में जो वैन में बच्चे बंद थे, मैंने वहाँ वहाँ से भी तब तक नहीं हिली जब तक उन्हें निकाला नहीं गया। और फिर जैसे उन्हें निकाला गया, हमने ऐसे सेलिब्रेट किया, जैसे ये मैंने वीडियो डाला है, सारे बच्चे ऐसे थैंक यू मैम, पुलिसकर्मियों को हम थैंक यू भी बोलते हैं, जब वो हमें निकालते हैं उसके बाद कि थैंक यू सर, थैंक यू। तो उन्होंने तो ये बोला बताइए, उस वक्त आपके मन में कुछ डर था कि अगर गाड़ी आगे बढ़ जाती तो? सर मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा, 2 डर थे मेरे। एक तो या तो ये मुझे पकड़ के अंदर कर लेंगे, लेकिन वैन में एक इंसान की, आधे इंसान की भी जगह नहीं थी सर, वो इतनी भरी हुई थी वैन, तो वो तो अपने आप निकल गया डर। और दूसरा डर था अगर मैं इसके नीचे आ जाऊँ, लेकिन सर मैं उसके लिए तैयार थी। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में एक पर्पस दिया है भगवान ने और अगर मैं उस वक़्त मुझे कुछ भी हो जाता, तो वो मेरा पर्पस वहाँ कंप्लीट हो जाता सर। मतलब आप तो खुद डर को था। भी बलिदान करने के लिए तैयार थी? बिल्कुल सर, अगर ये अभी भी होगा मेरे सामने किसी के भी साथ अन्याय, तो मैं जाऊँगी, मैं खड़ी होंगी, क्योंकि खड़े होना मेरा उद्देश्य है। मेरी जान मेरे हाथ में नहीं होती है सर, वो तो मैं घर के बाथरूम में फिसल कर भी मर सकती हूँ। तो इससे अच्छा मैं कुछ अच्छा करूँ और खड़े होकर किसी अच्छी चीज़ के लिए बलिदान दे दूँ, तो वो मुझे अच्छा लगेगा। असहाय मुझे नहीं, असहाय थी, उसके साथ ऐसा हो गया। नहीं, वो बहादुर थी, उसके साथ ऐसा हुआ। वो मुझे अपने बारे में बोलना ज़्यादा पसंद होगा। अच्छा, वो जब आपको थोड़ा-सा भी एहसास था कि ये जो आप कर रही हैं, ये वायरल हो जाएगा? बिल्कुल नहीं सर, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है, मैं ऑटो पायलट में हूँ। ऐसा लग रहा है मैं कोई बहुत ही ब्यूटीफुल सपना देख रही हूँ। मैंने अपने भाई को कल बोला भी था, मुझे ज़रा चिमटी काट लेना ज़रा, उसने बहुत ज़ोर से काटी यहाँ। फिर मुझे विश्वास हो गया कि ये अचानक से जो ओवरनाइट बोलते हैं ना, इतना सारा प्यार, मतलब ओवरनाइट इतना इतना देश ज़्यादा की फेम बेटी मिल बन जाना। चुकी हूँ मैं, देश की बेटी, देश की बहन सर। इससे ज़्यादा गर्व की बात और इससे ज़्यादा कोई अचीवमेंट हो ही नहीं सकती लाइफ में मेरे लिए। अच्छा, वो फ़ोटो किसने खींची थी? वो कि साथी इंदिरा किसी जोशी। स्टूडेंट? ओके, फ़ोटोग्राफ़र है वो? जी, वो फ़ोटोग्राफ़र हैं और वो वहाँ सब आए थे, हर कोई था और वो फ़ोटो पीछे से बच्चों ने रील्स भी ली थी, वो भी डाला था। तो इंदिरा जोशी एक लड़की हैं जिन्होंने वो फ़ोटो ली थी और मैं उनको अभी भी मैं उनसे टच में हूँ और क्या लोग। शानदार फ़ोटो ली थी! मतलब मैं तो वो फ़ोटो देखकर ही बड़ा विस्मित हो गया। जी, बिल्कुल, मुझे पता उनको भी मेरी नहीं तरफ था। से बधाई दीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, इंदिरा, मैं उनको ये वीडियो भेजूँगी जब ये लिंक आएगा, मैं उन्हें बोलूँगी कि इंदिरा जी, ये मेरी सराहना नहीं कर रही, जो आपने फ़ोटो खींची है, इतनी पावरफुल जो फ़ोटो है, वो बिल्कुल। उस फ़ोटो से पता है क्या फ़ील आता है जब आप एक बार उस फ़ोटो, मैं कहूँगा उसको आप मढ़वा के ना बड़े साइज़ में, ज़िंदगी भर अपने साथ रखना। सर वो यहाँ है। हाँ, उसको घरों पे भी रखना। वो बहुत, पता है वो क्या देता है, वो एक वुमेन एम्पावरमेंट की तस्वीर है। जो वाह! हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं ना, जी, दरअसल वो उसका प्रतीक है। जी। और इसके लिए आप तो खैर, आपको तो होश भी नहीं रहा होगा उस टाइम क्या चल रहा है, पर जिन्होंने ये तस्वीर ली उनको बहुत इस बात का क्रेडिट है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि इंस्टाग्राम पे आप इस वक्त छाई हुई हैं और तरह तरह के गाने और ऐसे ऐसे उसमें
पावरफुल सॉन्ग्स और भजन वगैरह भी लगाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये सब? जी, जी। मुझे लोग भेजते हैं, मुझे अभी भी किसी ने कहा कि उन्हें मेरी तरफ से, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि मैं उन्हें जानती हूँ, तो उन्हें लोग प्रशंसा भेज रहे हैं मेरे बारे में, और मुझे लोग टैग करते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर फ़ोटो लाइक करूँ, ताकि उन्हें पता चले कि उनकी जो मैसेज है वो मुझ तक पहुँच रहा है। तो मैं रात को जब ये सब खत्म हो जाता है तो 2-3 घंटे बैठती हूँ, लाइक करती हूँ, रिप्लाई करती हूँ, कोशिश करती हूँ सब सब कवर हो जाए। जिंदगी कितनी बदल गई आपकी उस दिन के बाद से आज तक? रातों की नींद उड़ गई है सर। सो नहीं पा रही? कल रात को मैं 2 बजे मतलब पहली बार मुझे 8 घंटों की नींद आई है तब से, वरना मैं 5:30-6 बजे सोती थी। कल कल सुबह तो मैं सोई नहीं, कल मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ एक्चुअली। और मतलब उसके पहले वाला जो था क्यों नींद नहीं आ 22nd। रही, या लोग फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं? सर, मुझे लगता है कि अगर मैं लोगों को ऑनेस्टली अपने इस तरफ की जो चीज़ है जिससे मैं डील कर रही हूँ, कैसे डील कर रही हूँ बताऊँगी ना, तो लोगों को और शायद से पता चलेगा अगर वो भी डील कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बताऊँगी सर, कि जब मैं दिन भर इस सारी अपनी दिनचर्या से गुज़रती हूँ, उसके बाद से इंटरव्यूज़ हो गए या कुछ हो गए, तब एकदम नॉर्मली मैं रहती हूँ। लेकिन जब मैं रात को अकेली रहती हूँ ना सर, तो मेरी बॉडी स्टिफ़ हो जाती है थोड़ी। मुझे ऐसे स्टिफ़ हो जाती है एकदम से, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या है? कोई ट्रॉमा, और फिर मेरे कोई आपको दिमाग उस में, घटना का ट्रॉमा है? सर वो नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में मुझे क्या बोलना है, और मुझे कल लोगों को ये बताना है और ये भी है, तो वो सब मेरे दिमाग में आता रहता है और मैं लिखती जाती हूँ रात को नोट में, लिखती जाती हूँ। फिर से सोने जाती हूँ, फिर से आ जाता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बोलनी है मुझे कल, तो मैं ये वो लिख देती हूँ। ऐसे ही फिर नहीं, 5 बज जाते हैं। अच्छा, तो अब दोस्तों के बीच, जहाँ काम करती हैं उन लोगों के बीच, जिस कॉलोनी में रहती हैं वहाँ पे, जिस मोहल्ले में, बहुत कुछ बदल गया होगा? सर, मैंने एक्चुअली ऐसे टाइम स्पेंड नहीं किया है नीचे, लेकिन जब नीचे इंटरव्यूज़ होते हैं हमारे हॉल में, तब बिल्कुल पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, छोटी बच्चियाँ आती हैं और वो देखती हैं मुझे। पहले से ही मैं उनके साथ खेलती थी, मेरा भाई 10 साल का है, तो उनके सब दोस्त थे, तो हम सब साथ में खेलते थे। तो वो रिया दीदी और सो नाइस एंड ये सब तो बोलते ही थे, बट अब मुझसे, जब नेक्स्ट डे हुआ था 24 घंटे बाद, 2 बच्चियाँ बैठी थी इंटरव्यू के बाहर और उन्होंने, वो देख रही थी, मैंने बोला आओ आओ क्या हुआ? बोलती दीदी आपने ऐसा क्या किया है? कुछ किया है? उनको नहीं पता था तब तक। तो मैंने कहा कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस मैंने सच के लिए खड़ी हुई हूँ। जो मुझे लगा सच है उसके लिए खड़ी हुई हूँ, एंड यू शुड टू। तो अब जो ये जिंदगी में बदलाव आया है, तो अब आप क्या करना चाहती हैं? आपने इतना बड़ा काम किया, दुनिया भर में आपका नाम हुआ, अब भविष्य की क्या योजनाएं आपके दिमाग में चल रही हैं, या अभी कुछ सोच नहीं पा रही हैं? सर, अभी तक मैं जैसे आपसे कहा है कि मेरा हेड, आई हैवंट रैप्ड अराउंड द फैक्ट कि ये सब हो चुका है। तो अब तो मैं बस ऑटो पायलट पे चल रही हूँ, जो हो रहा है उससे थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ अपने लाइफ में, क्योंकि मैं अकेली ये सब कर रही हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है। मेरे पापा मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, बट वो कितना मैनेज करेंगे, उनका भी अपना काम होता है। तो ये सब अकेले करने में इतना वक़्त चला जाता है कि आगे क्या, ये सोचना ही नहीं पड़ता। मतलब वक़्त ही नहीं है, बट मुझे पता है जो भी हो रहा है एक अच्छे ओर जा रहा है, और भगवान जो है वो लिखते जा रहे हैं मेरे लिए, है ना? नियति ने जो लिखा है वो हो रहा है। तो मैं क्या चाहती हूँ, शायद से ये सोचने से, इतना वक़्त उसमें डालने से अच्छा है जो मुझे मिला है, मैं उसको कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ अच्छी चीज़ों के लिए, सकारात्मक तरीके से, वो सोच रही हूँ। अच्छा, आपके मम्मी पापा क्या बात करते हैं आपके इस सब काम पे? उनको पता था कि वहां जा रही हो आप ये कांड करने? का जी, जी, कांड ही है, बिल्कुल, बिल्कुल, इनफैक्ट राइटर मोड में है, मतलब कांड ही कहेंगे इसको और क्या। एफआईआर मिल गया है तो कांड ही होता है। तो एक्चुअली पापा जी जो थे, मैंने उन्हें कहा था कि मैं यहाँ जा रही हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ, हाँ, बिल्कुल जाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि क्या हो रहा है और बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो बोला बिल्कुल जाओ। फिर ऐसे अफ़वाह फैली कि कैंसल हो गया है। तो फिर मैंने उन्हें बोला पापा लगता है कैंसल हो गया है, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बोला क्यों नहीं जाना चाहिए? बच्चे फिर भी आएँगे, जाओ, जाओ। पापा ने मुझे ऐसे मतलब भेजा, उन्होंने और आपको इंस्पायर किया कि जाना चाहिए? बिल्कुल सर, वरना मैं घर पर वेरी होती, गुड। मैं बोलती कैंसल हो गया है तो छोड़ो क्या फ़ायदा। और मम्मी के साथ जाने वाली थी मैं सर। मैंने मम्मी को बोला था मम्मी आप चलोगे मेरे साथ? मम्मी ने बोला हाँ, हाँ, चलते हैं। फिर जो मेरा छोटा भाई है, एक्चुअली उसकी स्कूल और ट्यूशन के टाइमिंग्स मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए मम्मी ने बोला तू जा,
और अच्छे से रहना, संभल कर रहना। बस फिर मैं गई, मम्मी मेरे साथ स्पिरिट में थी वहाँ। तो ये बताइए कि इन लोगों को कब पता चला पापा को तो कि ये जैसे ही कांड हो रहा हुआ है? जैसे ही हुआ तो मैंने पापा को कॉल किया और मैंने पापा को फेस टाइम पर बताया, और फोटोज जो मुझे बाकी लोगों के पास थे, जेंजी की ये बात है कि आपने फोटोज लिए हैं तो एयर ड्रॉप इमीडिएटली आप वो, मैंने उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेट किया, मैंने बोला फोटो लिया तो प्लीज दे दो ना तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली दे दिया था। मैंने पापा को भेजा, पापा ने कहा कि आराम से थोड़ा धक्का देना, बोनट ना उखड़ जाए। अच्छा, जब ये सब वायरल होना शुरू हुआ, ये कितने देर बाद आपको पता चला कि ये तो बहुत बड़ा कांड हो गया? सर ये सब होने के बाद हमने जो जिस चीज़ के लिए वहाँ आए थे प्रोटेस्ट के लिए, वो ज्वाइन किया। उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ 3 दोस्त थे हम, थोड़ा सा कुछ खाने गए, और फिर वो जो मेरे फ्रेंड्स थे वो अपना बाल कटाने चले गए, और मैं घर आई और मम्मी पापा से मैंने बोला, पता है आपने, मैंने ना एक पुलिस की वैन थी, मैंने ऐसे करके उसको रोका। और मेरे लिए ऐसा था कि ठीक है, वाओ इट वाज इंटरेस्टिंग, बट तब तक मुझे नहीं पता था। तो जब लंच डिनर के बाद मैं अंदर आई 9-10 बजे, तब जो क्रिएटर्स थे वहाँ पीछे, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स है, अकाउंट्स है, वो मुझे टैग करने लगे। और फिर मैंने देखा कि 1000 लाइक्स ऐसे धीरे धीरे 9 9:30, ये हुआ था करीब 5 बजे, और 5 घंटे बाद ही सारे मैसेजेस आना शुरू हो गए थे। और फिर मैंने देखा, अरे ये लोग देख रहे हैं, अच्छा वाह नाइस, और मैं सो गई। और फिर नेक्स्ट डे जब हम उठी, लोगों को करीब, मुझे याद है कि उस दिन तकरीबन 4 या 5 बजे के आसपास शाम को वो तस्वीरें आपकी मिली थी, शाम को 4 उसी बजे। दिन, उसी दिन, सेम डे। और उसी ओ समय हम लोगों ने चलाया, बहुत सबने चलाया ऑलमोस्ट। लेकिन वो वायरल होना शुरू तब हुआ जब इंस्टाग्राम वालों ने अटैक मारा। जो मतलब बड़े जो कांडी हमारी लोग हैं यूथ है, इंस्टा वाले। जो हमारी यूथ है वो मोस्टली इंस्टा पर है, तो जब एक दूसरे को भेज रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो लाजमी है कि हर घर में वो दिख रहा है। पर नेक्स्ट डे जब मैं उठी सर, मैंने फोन को देखा और मैं वापस रख दिया। मैंने बोला ये नहीं है। फिर मैंने देखा, मैंने सर मेरे होश उड़ गए थे। मैंने सबसे पहले बाहर गई, मम्मी पापा बोला, मम्मी ये देखो, ये देखो, ये क्या हो रहा है, एंड आई नेवर एक्सपेक्टेड इट। और फिर उसके बाद इंटरव्यूज आना शुरू हुए, तो तब से मैं ऑटो पायलट पर ही हूँ सर। अब तो कई ऐसे गानों ने लगा के ना उसमें पूरा पाठ करते हुए मंत्रों का ऐसे ऐसे चल रहा है, देखा उसको? नहीं जिसमें सर, भारत माता बनी हुई है और वो सब, हाँ जी, हाँ जी, देखा पापा है ना? पापा कितने बड़ी प्राउड पावरफुल थे सर फोटो वो है, देख के। बहुत पापा पावरफुल। कितने प्राउड थे, कसम से वो देखकर ऐसा लगा कि क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ। ये मतलब जो लोग इतने मुझे एक आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, क्या मैंने सच में कुछ ऐसा किया है जो मैं ये डिजर्व करती हूँ? यस, आपने आप किया है। वो साहस, वो एक लम्हा ही होता है जब आप जिंदगी में कोई फैसला करते जी हैं। बिल्कुल, और अगर वो मैं लम्हा ज्यादा दिन, होता है। जो भी हम जी फैसले जिंदगी में करते हैं ना, बस एक लम्हा होता है। अगर उस जी वक्त कर दिया तो आप इतिहास में याद किए जाएंगे, और नहीं जी किया तो मिट जाएंगे। बहुत से लोग आए, 140 करोड़ लोगों का देश है, कौन किसको याद रखता है? जी, मैं हमेशा यही तो सोचती हूँ, अगर एक सेकंड भी आगे पीछे हो जाता, या मेरे दोस्त जल्दी आ जाते, मैं वहां से वहां चली जाती, या मैं वेट करती रहती अंदर, तो मेरी लाइफ अभी भी वैसी ही होती। कितनी मतलब डिफरेंट, ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। तो कल मैंने आजकल से देखा मैं कि यही आप पर काफी जो है दूसरा वाला पक्ष बड़ी मोहब्बतें लुटा रहा है, काफी गाली गलौज, बिल्कुल, काफी काफी बिल्कुल प्रेम इतने वर्षा प्यार हो से, रही है। बिल्कुल सर, इतने प्यार से लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं कि उसे देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। हम्म तो क्या अ, ज्यादा हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है? सर जैसे कि इतने सारे करोड़ आबादी वाला देश है, सबके अलग अलग विचार होते हैं, सोच होते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो अगर मुझे इतना सारा प्यार, बेशुमार प्यार मिल रहा है, तो 10 लोगों में से 1-2 लोग ऐसे होते भी हैं जो बोलेंगे, "है, ऐसे क्या किया है इसने?" और फिर उसी चीज़ को अगर हम रोकेंगे नहीं ना, तो आगे बढ़ते-बढ़ते वो गालियाँ, और फिर चरित्र पे उँगली उठाना, या फिर आपके पेशे की वजह से आपको डिग्रेड करना, ये सब शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल पिछले 2 दिन तो काफ़ी हैवी थे मेरे लिए, बिकॉज़ एक तो मैं इसके लिए रेडी नहीं थी, किसी चीज़ के लिए भी रेडी नहीं थी, और 3-4 दिन में इतना सब कुछ प्रोसेस करना। सर मैं सिर्फ़ एक छोटी-सी बच्ची हूँ सर। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि
मेरे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। और 3-4 दिन जब मुझे प्रोसेस करने का वो भी टाइम नहीं मिला, फिर अचानक से लाखों लोग, करोड़ों तो नहीं, कुछ हजार लोग बोल सकते हैं, कि हेट देना आपको शुरू कर देते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं। मुझे सबसे पहले ये टेंशन थी कि मेरे मम्मी पापा की तरफ ना पहुंचे वो। मुझे सबसे, क्योंकि हमारे मॉडलिंग के पेशों के बारे में तो लोग कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं सर। क्यों? क्योंकि हमारी कपड़ों की चॉइस अलग होती है, बस, और कुछ नहीं। जरूरी नहीं कि हर कोई जो मंदिर जाता है वो अच्छा इंसान है। तो अरे यहाँ मंदिर नहीं छोड़े, अयोध्या वाला बिल्कुल देख लीजिए सर, यहाँ अंदर पुजारी बन के बैठे हैं और उठा ले गए पूरी पेटी। बताइए सर। तो मतलब मैंने ये एक दो थे लोग, मुझे लड़कियां फोटो स्क्रीनशॉट भेजने लगी, ये देखो तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे हैं, मैंने तुम्हारे बारे में स्टोरी अपलोड की तो लोग मुझे गाली दे रहे हैं। तो ऐसे सब शुरू हुआ, तो मैंने सोचा मेरे लिए ठीक है, बट जो लोग मेरे साथ खड़े होना चाहते हैं, लोग उन्हें भी नीचे गिरा रहे हैं। मेरे जो मम्मी पापा हैं उन्हें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ये सारी चीजें दिख रही हैं, और जो लोग नहीं इतने कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, वो अफवाह सुनेंगे और वो अफवाह को फिर उसमें अपना मिर्च मसाला डालकर उसे आगे करेंगे। तो इसलिए मैंने इमीडिएटली, जैसे ही मुझे पता चला, उसके नेक्स्ट डे साइबर पोर्टल में ही कंप्लेन कर दी थी, जो इन लोगों के खिलाफ जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट थे। ऑनलाइन की पहले, और फिर दूसरे दिन पुलिस ने मुझसे बात की, और हम, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है सर, क्योंकि एक डिजिटली आप उन्हें ढूंढना, उन्हें निकालना, उनकी नहीं, लेकिन आपने तो स्टेटमेंट दिया था कि मैं ढूंढ लूंगी उनको। बिल्कुल सर, ढूंढ लिया है उन लोगों को, लेकिन अभी और लोग जुड़ते जा रहे हैं इस मूवमेंट से। हेट रिया लोगों का मूवमेंट कुछ इलाज किया या नहीं अभी? सर इलाज जारी है, बट हम जो है ना, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना चाहते, ईंट का जवाब हम इस हाथ से ऐसे देना चाहते हैं। तो इसलिए जो पीसफुली टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है सर। तो वक्त, बिल्कुल न्याय हमारे साथ है, और संयम बरतना बहुत जरूरी होता है ऐसी चीजों में। मैं उनको ना पर्सनली कुछ रिप्लाई कर रही हूँ, मुझे पर्सनली सर बैरली कोई मैसेज आया है, लोग कमेंट्स पे, यानी कि वो खुद इस चीज से जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर उनका कुछ उद्देश्य होता मेरे खिलाफ पर्सनली, तो वो मुझे पर्सनली कुछ भेजते, बट वो लड़कियों को भेज रहे हैं या पब्लिकली मेरे बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब उन्हें वो अटेंशन चाहिए। तो अटेंशन तो नहीं, बट पुलिस जरूर उनको अटेंशन देगी। अच्छा, अब इस मामले के बाद अब आपकी दुनिया बदल चुकी है, आप जिस प्रोफेशन में हैं, अब इसी में रहना चाहेंगी या कुछ पब्लिक लाइफ के बारे में सोचा है कि कुछ और भी करना है लाइफ में? पब्लिक लाइफ है मेरी, तो लाइफ पब्लिक है, तो पब्लिक बताए कि वो चाहते हैं। अरे वो पॉलिटिक्स वाली पब्लिक। हाँ जी सर, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है अभी तक। जो लोग मुझसे बातें कर रहे हैं, जो मेरे बारे में जानना चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम पे डिजिटली मैं उनसे जुड़ रही हूँ। मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं है कुछ। आपके सवाल के बारे में मेरे पास जवाब नहीं है सर। मेरा फ्यूचर कैसा है, मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं पता। ओके, आपके जो साथ, आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो, और आपका सर्किल जहाँ आप इस प्रोफेशन में हैं, आपके रिलेटिव्स, ये सब क्या बात करते हैं, आपसे क्या कहते हैं? मम्मी से और पापा से बात करते हैं, और नानी ने भी कहा कि, मतलब सबसे पहले तो नानी ने डांटा, क्यों अकेले जाने दिया उसे, वो कुछ हो जाता तो मौड़ी को, हाँ ऐसे वो बोल रहे थे। तो मम्मी ने बोला कि अरे वो ऐसे ऐसे। फिर कल नानी का फिर से फोन आया था कि अरे बहुत अच्छा काम किया है। अभी नानी खुश है? हाँ जी, सब बहुत खुश हैं। मेरे जो कजिन्स हैं, मौसा जी का फोन आया था आज सुबह, उन्होंने भी कहा कि रिया तो मतलब झांसी की रानी बोल रहे हैं, रिया को उनको नाम दे दिया है सर। मतलब रिश्तेदारों में इज्जत बहुत बढ़ गई। जी जी, है ना? अब रिलेटिव इज्जत दे रहे होंगे। सर पहले भी देते थे, ऐसा कुछ नहीं है, बट अब वो जो एक मुझे आदर एक तरीके से, झांसी की रानी सर, वो मैं बिल्कुल डिजर्व नहीं करती सर। झांसी की रानी जी ने, उन्होंने मतलब कितने हजारों लोगों को मारा है, उन्होंने अपने शरीर पर घाव झेले हैं सर। मैं वो औहदा तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हूँ, बट जो प्यार है वो बेशुमार मिल रहा है, उसके लिए मैं अपनी जिंदगी भर भी चुकाना चाहूँ तो नहीं चुका सकती हूँ सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्या लोगों को एक बात बता सकती हूँ? प्लीज। सो जो 140 रुपए के कमेंट्स आ रहे हैं, 140 रुपए, ये वो बहुत, मतलब ये नॉर्मल हो गया है। पिछले कुछ महीने में किसी रशियन लड़की के साथ भी ऐसे नंबर्स जोड़ दिए गए थे। तो
एक लड़की और उसके चरित्र और उसके कपड़ों तक उसे सीमित रखना तो काफी गलत बात है। बट जो लोग ये देख रहे हैं, जो जनता देख रही है और जिन्हें सच जानना है, क्योंकि ये अफवाह सुन के वो नहीं पता कर पा रहे हैं, तो मैंने बताती हूँ। जैसे आप इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन एक्सक्लूसिव की बात हो रही है कि ये ऐसे फोटोज डालती है इस जगह। इंस्टाग्राम पर कई साल पहले एक टूल चला था, सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब ये होता है, जैसे आप न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो न्यूज़पेपर सिर्फ आपके घर आएगा, एक्सक्लूसिवली वो सिर्फ आपके लिए है। किसी मैगजीन को सब्सक्राइब करते हैं तो वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपके लिए बनाई जाएगी। वैसे ही इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन जो है एक टूल है इंस्टाग्राम का, क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जो सिर्फ मैं नहीं, काफी सारे लोग हैं जो इस फील्ड में है, वो यूज करते हैं। तो इसमें आप किसी भी तरीके का कंटेंट, इंस्टाग्राम की अपनी गाइडलाइंस होती हैं, तो आप कुछ अडल्ट कंटेंट कहीं नहीं डाल सकते इंस्टाग्राम पर। ये तो बिल्कुल वैसी बात है। लेकिन ये तो सब्सक्रिप्शन नथिंग रॉन्ग, इसमें कोई गलत नहीं है, ये तो अच्छी बात है। जी, बड़े से तो बड़े लोगों ने ले रखा कर रखा है। कुछ कुछ जो लोग होते हैं, जो मम्मी पापा या उनसे बड़ी एज के, शायद से उनको नहीं पता रहेगा, तो ये देखकर बोलते रहेंगे कि क्या है। एक्सक्लूसिव का मतलब जरूरी नहीं है कि वो गंदी चीज हो, गंदी सोच होती है। तो ट्रू। इसमें आप कुछ भी फोटोज डाल सकते हैं, जैसे कि अर्ली एक्सेस मिल गया, जैसे मैंने कल ही डाला। कल से मुझे सबने बोला कि क्यों नहीं, जैसे आपने भी बोला इसमें क्या है, डालो, यूज करो। तो सबसे पहले उसमें 2 इमेजेस थी 2024 की जो भी थी, कि एक मैं रणथंभौर नेशनल पार्क गई थी, तो शेर की पिक्चर थी। शेर को एक्सपोज फील हो रहा रहेगा अभी और जो दूसरी फोटो थी वो मैं गाड़ी में बैठी हूँ, बालों में हेयर रोलर लगाकर, और जो एक तू साथ है तो दिन रात है, इस गाने पर मैं गा रही हूँ सर। ये 2 फोटोज है मेरे उस पर, तो पता नहीं लोगों ने अपना क्या ही बना लिया। मैं बट कल आपको से एक चीज सलाह दूंगा कि कभी भी इन सब चीजों को माइंड मत करिए। देश जी आपके साथ है, देश ने बहुत एकता दिखाई आपके साथ, चट्टान की तरह इस देश ने आपको सपोर्ट किया, आपके साथ खड़े रहे। अक्रॉस द सोसाइटी, अक्रॉस द स्टेट, सिटी, सभी वर्ग ने, सभी आयु वर्ग के लोगों ने, समाज के हर तबके ने आपको सपोर्ट किया। आप उन लोगों को लेके माइंड क्यों करती हैं जो बहुत मुट्ठी भर हैं और बहुत थोड़े से हैं? मेरे ख्याल से उन्हें आपको इग्नोर करना चाहिए। लाइफ में जी आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाना चाहिए जिनकी संख्या ही बहुत थोड़ी है, मुट्ठी भर हैं वो। जी बिल्कुल उनके ट्रोलिंग से क्यों बुरा मानना है? सर। बल्कि आपको मुझे खुश होना चाहिए कि वो आपको समय दे रहे हैं। हाँ जी, मैं यही बोलती हूँ कि ये जो आप मुझे समय दे रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। और अगर आप यही आवाज किसी अच्छी चीज के लिए उठाते तो मतलब कितनी बड़ी डिफरेंस, कितना बड़ा चेंज होता। मैं तो उनके साथ बड़ी सहानुभूति रखता हूँ। उनकी बेचारों की जिंदगी ट्रोलर्स की कितनी जहन्नुम होती है, कितनी बुरी जिंदगी जी रहे हैं कि सुबह उठना है, किसी को गाली देना है, बुरी बुरी बात लिखना है, फिर खाना है, सो जाना है, फिर सुबह उठना है और वही काम करना है। मैं जी बड़ा उनके साथ, मेरी सिंपैथी कि बेचारों की जिंदगी कितनी खराब है कि जी इनको जो पेशा मिला वो गाली देने का, और आपका काम, आपको जो पेशा ईश्वर ने दिया वो दुनिया समाज बदलने का, दूसरों की प्रेरणा बनने का। जी तो भविष्य में कुछ और करने का इरादा है या अभी आप थोड़ा इस सब से निकलने के बाद ही कुछ सोच पाएंगे? कुछ और सर, मतलब इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाना है या कुछ और भी करने का सर ये प्लान है? मेरा प्रोफेशन नहीं है सर, ये देशभक्ति है जो प्रोफेशन हर वो दिल जो में आप होती करती है। है ना, मॉडलिंग वगैरह में, उसकी बात। मॉडलिंग सर, अभी तो मैं उस पर टच ज़्यादा सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि एक जो प्लेटफॉर्म और प्यार मिला है ना सर, बहुत लाखों करोड़ों लोगों का, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। लोग देख रहे हैं मेरी तरफ कि अब क्या करूँगी, अब किस चीज़ के बारे में बोलूँगी, तो उसे कैसे मुझे मैनेज करना है। मैं अकेली कर रही हूँ, A to Z सब कुछ मैं अकेली संभाल रही हूँ, तो इसके लिए ये सब एक मैनेज करना। मैनेजर रख लो। सर यही बोलेंगे, देखो ये मैनेजर PR टीम इसकी आ गई, इसलिए तो चाहिए था हाँ, तो इसे कौन नहीं ये। रखता है? तो हर कोई रखता है। चैनल कल वालों के पास है, मुझे मीडिया पार्टी वाले तो IT सेल बनाए बैठे हैं, तो आप भी रखो एक, कोई बुरी जी, बात नहीं है, मैं बिल्कुल अच्छी बात है। सोचूंगी सर इस बारे में आज, ताकि ताकि मैं जो मुझे लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पर रीच दी है, मैं उसका सही इस्तेमाल कर सकूं। और आप सही बोल रहे हैं सर, मुझे कल एक दोस्त ने भेजा भी था नंबर, कि मुझे लगता है इसे तुम्हें आप इसकी एक दो लोगों का इंटरव्यू करो और उनमें जो आपको बेस्ट लगे ना, जो सिंसियर लगे, उसको आप हायर करो। बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते, लेकिन जी काम जी बहुत व्यवस्थित हो जाता है और आप जी दूसरे क्रिएटिव वर्क के लिए ज्यादा समय निकाल पाएंगे। जी, यू आर राइट सर। और पैसों से याद आया कि मैं लोगों से कहना चाहूंगी, अभी तक मैंने एक पैसा ना लिया है ना किसी को दिया है।
आपको सफाई देने की कोई जरूरत ही नहीं, जी जी किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। जी पिताजी कैसे हैं राजकुमार जी? अच्छे हैं? मेरा सर। नमस्ते कहिएगा उनको। सर वो वहाँ टीवी पे मैंने बोल दिया है लाइव चल रहा है तो वो देख रहे देख रहे होंगे। होंगे। हाँ, मेरा बिल्कुल नमस्ते सर। कहना उनको, जी और जी कहना मैं उनको पूछ रहा था। जी जी बिल्कुल। वो आप वो वहां से नमस्ते बोल रहे होंगे आपको वापस। इट्स सो अच्छा, उनसे सरियल कहिएगा कि सर। आपको लेके कभी उत्तर जी प्रदेश आए, लखनऊ आए, हम सब जी आपका जी स्वागत करेंगे। जी वो तो बहुत खुश थे। उनको जैसे मैंने बताया ना कि ब्रजेश जी मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं और हम बैठ कर ना साथ में बातें करेंगे भारत समाचार पर। तो पापा ने बोला बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल वाह, करूंगी। बहुत बढ़िया। तो मेरी तरफ से उनको इनवाइट करिएगा और आप भी उनके साथ आइएगा। जी जी मैं आपका बिल्कुल। स्वागत करूंगा और आप हाँ जी चैनल के अतिथि के तौर पर मैं आपको इनवाइट करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आई वुड लव टू सर। और अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए और कोई भी नकारात्मक बातें दिमाग में मत आने दीजिए। और मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप खूब तरक्की करें और ऐसे ही वेमेन एम्पावरमेंट के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के लिए लड़ती रहें। रिया जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपका समय हमें देने के लिए सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।